हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, प्राचीन भारत चल रहा था, उसमें दक्षिण भारत के राजवंश चल रहे थे और उसमें हम लोग चोल वंश देख रहे थे। चोल वंश का एक दो वीडियो अपलोड हो चुका है और आज जो ये पॉइंट है, शुरू से जो आप पॉइंट देख रहे हैं, यह भी चोल वंश का ही है, चोल काल का ही पॉइंट है। और इसके बाद भी यहाँ पर चोल वंश समाप्त नहीं होता है, इसके बाद कुछ पॉइंट और भी है चोल वंश का जो हम अगली वीडियो में देंगे। तो आइए आज जो चोल वंश का पॉइंट है उसको देख लेते हैं हम लोग। कहाँ है पहला पॉइंट, देखिए यहाँ से है। इसके पहले जो है उस दिन देखे थे हम लोग उर पॉइंट को देखे थे, जिसमें कि कहा गया था कि चोल वंश में जो उर है, उर का अर्थ होता है वहां पर गांवों के विशेष लोगों की समिति, जिसमें जो है बागवानी का ध्यान रखा जाता है, कुएं वगैरह का ध्यान रखा जाता है। तो उर के बाद जो है आज जो डिफिनेशन है कि सभा या महासभा क्या है। सभा या महासभा, चोल काल में सभा क्या होता था और महासभा क्या होता था, इसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए यहां से ये पॉइंट स्टार्ट है, ये देखते हैं। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। तो ये बात समझ में आया, सभा या महासभा क्या थी। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों, है ना, ये चोल काल में होते थे। अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। अग्रहार और ब्राह्मण बस्तियों की सभा को चोल काल में क्या कहा जाता था, सभा या महासभा कहा जाता था। ठीक है, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल, सभा या महासभा जो ब्राह्मण या अग्रहारों की जो बस्ती होती थी, उसकी जो सभा, जो बस्तियों की जो सभा थी, उसके सदस्यों को पेरुमक्कल, ये क्या कहा जाता था गाइस, पेरुमक्कल कहा जाता था। पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। ये जो सभा या महासभा हुआ करता था चोल काल में, सभा या महासभा जो चोल काल में होती थी, उसमें यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य करती थी। ये इस समिति का नाम क्या था, वरियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चोल काल में जो सभा या महासभा होती थी उसकी वह किन समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी, तो वो वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक, वो जो सभा होती थी उसकी बैठक, सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट, है ना, गांव के मंदिर के निकट सभा की जो बैठक होती थी वो गांव के मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। तो ये सभा या महासभा की जो बैठक होती थी वो गांव के मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। तो यहां पर दो पॉइंट याद रखना है, सभा या महासभा क्या है, तो ये चोल काल में अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, एक हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इस सभा के सदस्यों को पेरुमक्कल कहते थे। और फिर क्या था, यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य संचालित करती थी। पूछा जाएगा चोल काल में कि वरियम से आप क्या समझते हैं, तो वरियम क्या है गाइस, ये ध्यान रखना होगा कि ये वरियम एक समिति का नाम है जिसके द्वारा सभा या महासभा संचालित होती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग देख चुके। अगला पॉइंट पर आते हैं। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था, तो ये नगरम कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था, तो नगरम, है ना। चोल काल में व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में भूमिकर, है ना, भूमिकर टैक्स जिसको बोलते हैं, चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है कि चोल काल में जो है कर क्या था, भूमिकर क्या था। तो चोल काल में भूमिकर क्या था, 1/3 भाग था, है ना। चोल काल में भूमिकर जो था उपज का 1/3 हुआ करता था। अगर आपको 3 किलो अनाज हुआ है तो 1 किलो आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, मतलब 1/3 हिस्सा, है ना। चोल काल में भूमिकर क्या थी, 1/3 हिस्सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल काल में भूमिकर 1/3 भाग हुआ करता था, भूमिकर, है ना, भूमिकर मतलब लैंड टैक्स। आगे बढ़ते हैं। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चोल काल से संबंधित क्वेश्चन है। मध्यस्थ कहेगा, मध्यस्थ से आप क्या समझते हैं, तो मध्यस्थ से आप क्या समझते हैं, ये क्या था, गांव की कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी होते थे, है ना, गांव की कार्य समिति के लिए, गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए, है ना, गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। कहां, चोल काल में, है ना। गांव में कार्य समिति, है, गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर है उत्तर, है ना, उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता,
उत्तर मेरु अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार जो सभा होती थी उस सभा की सदस्यता किस प्रकार थी, नीचे दिया गया है। यहां से 1 2 3 4 ये 7 पॉइंट दिए गए हैं, ये उत्तर मेरु अभिलेख में पाया गया है और उसके अनुसार सभा की सदस्यता जो है उसके बारे में ये 7 पॉइंट दिया गया। तो एक और से सारा पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है उस अभिलेख में, उत्तर मेरु अभिलेख में। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर मेरु अभिलेख किससे संबंधित है, तो चोल काल से, है ना, चोल वंश से। आगे बढ़ते हैं। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। मतलब जहां से भू राजस्व वसूला जाएगा, और क्या, सभा का सदस्य वही इच्छुक लोग होगा जो भूमि का स्वामी होगा, भूमि का स्वामी होगा और जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। अगर मान लीजिए भूमि का स्वामी नहीं होगा तो भू राजस्व कहां से आएगा, तो जो स्वामीपति होगा भू राजस्व का, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन होगा वही लोग ना भू राजस्व होगा, तो ये वही ना भू राजस्व वसूलेगा, वही ना देगा। तो वही कह रहा है कि सभा की सदस्यता, वो जो सभा और जो महासभा था, तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना पड़ता था, मतलब इस प्रकार के भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। ठीक है, अगला देखिए दूसरा पॉइंट, उसके पास अपना घर होना चाहिए। मतलब जो भी इस सभा का मेंबर होगा उसके पास अपना घर होना चाहिए, है ना। पहले में क्या कहा, भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से कि भू राजस्व मिले, और दूसरा पॉइंट में क्या कहा कि जो भी उस सभा का सदस्य होगा उसके लिए घर होना आवश्यक है, मतलब उसको उसके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट था उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। यह सभा और महासभा जो चोल काल में थी, उस सभा के सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए थी वो कही गई है ये 7 पॉइंट में। तो तीसरा योग्यता क्या है कि उनकी उम्र जो है 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, तभी वो जो है सभा या महासभा का, चोल काल में जो सभा या महासभा है उसका मेंबर वो बन सकता है। चौथा था उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो भी मेंबर इस सभा या महासभा का बनेंगे चोल काल में उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, वेदों का ज्ञान अनिवार्य था। पांचवा है उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और वह व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, है ना। तो चोल काल में जो सभा या उपसभा था उसकी सदस्यता पाने के लिए या उसकी सदस्यता के इच्छुक लोगों में क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो ये 5वां पॉइंट बता रहा है कि उन्हें प्रशासनिक मामलों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, ईमानदार, ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, छठा पॉइंट देखिए, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है, अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो इच्छुक है सभा या महासभा का सदस्य बनने के लिए, तो उन्हें तो यदि पिछले तो उनकी सदस्यता के लिए कहा गया है, यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। अगर वह 3 साल तक किसी और समिति का सदस्य रह चुका है तो वह सभा या महासभा का समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। मतलब सभा या महासभा का सदस्य होने के लिए उसको 3 साल तक किसी भी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और 7वां पॉइंट देखिए, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता, वह इलेक्शन लड़ने के काबिल है ही नहीं। कह रहा है जिसने अपने मतलब खुद का या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए, मतलब कि अपना या अपने संबंधी का खाता जमा कराना भी अनिवार्य है ना। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, वह इलेक्शन के काबिल, इलेक्शन के योग्य नहीं है। तो चोल काल में सभा या महासभा का सदस्य होने के लिए आपको जो है अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा भी कराने होंगे। चलिए ये 7 पॉइंट था, है ना, उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए ये 7 पॉइंट प्रतिबंधित था। और आगे देखते हैं पॉइंट, आगे वो हो गया। अब ये 7 पॉइंट के बाद आगे का पॉइंट देखते हैं। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि, ब्राह्मणों को उस समय जो भूमि दी जाती थी उसमें कोई टैक्स नहीं था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहलाती थी। देखिए, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, जो टैक्स फ्री लैंड उसको दी जाती थी ब्राह्मणों को, तो उस भूमि को क्या बोलते थे, चतुर्वेदी मंगलम। क्या कहा जाता था, चतुर्वेदी मंगलम। मतलब ब्राह्मण को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी चोल काल में उसे चतुर्वेदी मंगलम कहते थे, एवं ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दी जाती थी उस दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहलाती थी। दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी, ब्रह्मदेह। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पदाती सेना का मतलब पैदल सेना है ना। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था, चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? तो पदाती सेना है ना। पदाती सेना चोल सेना का सबसे संगठित अंग था। आगे देखते हैं, चोल काल में कनलजू कोमनस्वा लॉ जमहर्सू का आप देख पा रहे होंगे। चोल काल में कनलजू सोने के सिक्के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तारीफ जितनी की जाए कम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, चोल काल में कनलजू सोने के सिक्के थे। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या बोलते थे? कनलजू। देखिए, कोमनस्वा लॉ जमहर्सू का कनलजू। चोल काल में सोने के सिक्के को कनलजू है ना, कनलजू सोने के सिक्के को कहा जाता था चोल काल में। आगे बढ़ते हैं, तमिल कवियों में जयनगेंद्र है ना, देखिए जयनगोंदर प्रसिद्ध कवि था। जयनगोंदर जो तमिल कवियों में था सबसे प्रसिद्ध कवि था। कौन था? जयनगोंदर था, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। तो यहां पर क्वेश्चन आता है, जयनगोंदर किसका कवि था? कुलोत्तुंग प्रथम का। ये जो है कुलोत्तुंग प्रथम, जयनगोंदर किसका प्रसिद्ध कवि था? तो तमिल का प्रसिद्ध कवि था। और ये किसके दरबार में थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। क्वेश्चन आ सकता है, कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि कौन था? तो जयनगोंदर है ना। तमिल कवियों में जयनगोंदर सबसे प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि भी था। इसकी रचना कलिंग तुपर्णी, ये जो कलिंग तुपर्णी है ना, कलिंग तुपर्णी किसकी रचना है? तो जयनगोंदर की रचना कलिंग तुपर्णी है। जयनगोंदर की रचना क्या है? कलिंग तुपर्णी। तो पूछा जा सकता है, कलिंग तुपर्णी किसकी रचना है? जयनगोंदर की। आगे बढ़ते हैं, कंबन ओटकुट्टन है ना, कंबन ओटकुट्टन और पुंगलेंदी। कंबन ओटकुट्टन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तमिल साहित्य के त्रिरत्न क्या है? तो क्या बोलना है? कंबन, ओटकुट्टन और पुंगलेंदी। ये जो है कंबन, ओटकुट्टन और पुंगलेंदी, ये तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कौन है गाइज? तो कंबन, ओटकुट्टन और पुंगलेंदी। कंबन, ओटकुट्टन और पुंगलेंदी, ये तीनों क्या है? तमिल साहित्य का त्रिरत्न है। आगे बढ़ते हैं, पंप, देखिए पंप, पौन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। यहां पर दो साहित्य, एक तमिल साहित्य का त्रिरत्न और एक कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न। तो पंप, पौन एवं रन, पंप, पौन, रन, ये जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। और कंबन, ओटकुट्टन और पुंगलेंदी, ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इसकी तारीफ की जाए कम है। तो तमिल साहित्य में के त्रिरत्न कौन कौन होंगे? तमिल साहित्य के त्रिरत्न कंबन, ओटकुट्टन और पुंगलेंदी। और जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन होंगे? पंप, पौन, रन। एक बात देखिए, यहां पर एक समझने वाला है, कन्नड़ में कन्नड़ नौ संयुक्त है, तो इसका त्रिरत्न में सब में नौ संयुक्त होगा, रन, पन और पंप। पौन जब याद रखिएगा तो पंप याद रह जाएगा। तो रोन, रन, पौन, कन्न, तो कन्नड़ में पंप, पौन और रन। अब बाकी तमिल साहित्य में बात होगी तब तो कंबन, ओटकुट्टम और पुंगलेंदी है ही। तो ठीक है गाइज, यहां तक जो है हम चोल काल का कुछ पॉइंट लेकर आए हैं। फिर अगले दिन अगली वीडियो में इससे आगे का पॉइंट, जो चोल का कुछ पॉइंट शेष रह गया है, वो लेकर आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा नॉलेज आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।